गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में फिजिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड जो कंटिन्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। आज जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी के अभिग्रहित यानी परिकल्पनाएं। कुछ अजम्पशन हमें मानते हैं, उनके आधार पे उस थ्योरी का डेवलपमेंट होता है। जब सांख्यिकी के अनुप्रयोग में क्वांटम यांत्रिकी का समावेश होता है तो क्वांटम सांख्यिकी उत्पन्न होती है। यानी हम सांख्यिकी को तो उपयोग करना चाहते हैं, उसके जो एप्लीकेशंस है उसमें हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे, तो जो नई थ्योरी डेवलप होती है वह क्वांटम स्टैटिक्स है। और क्वांटम सांख्यिकी निम्नलिखित अभिग्रहितों पर आधारित है। इसका जो डिटेल्स है वो अगले साल बीएससी पार्ट थर्ड में सॉलिड क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसके कुछ अभिग्रहित है जो मुख्य हैं, जिसके आधार पर क्वांटम स्टैटिक्स चलती है। सबसे पहला है वेव फंक्शन, तरंग फलन। क्या है इसकी परिभाषा? सभी भौतिक निकायों में से प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था को एक तरंग फलन द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए, जैसे हमने पहले किया था फेस स्पेस में कला निर्देशांक में, वहाँ 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसी प्रकार फिजिक्स के किसी भी सिस्टम में उसकी अवस्था को बताने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में जो यूज करते हैं उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं, तरंग फलन कहते हैं। कुछ लोग इसको प्रायिकता आयाम भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तरंग फलन को हम साई आर टी से व्यक्त करते हैं। ये जो सिंबल है वो साई का है, आर टी का फलन होता है। यह आर स्थिति है और टी समय है। कहते हैं इनके अकॉर्डिंग ये तरंग फलन का मान कैलकुलेट किया जा सकता है। तरंग फलन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, साई आर टी तरंग फलन वास्तविक हो ये जरूरी नहीं है। मीन्स ये हमेशा ही इसका मान रियल हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सम्मिश्र भी हो सकता है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों का समावेश हो सकता है। यानी साई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो सकता है, आयोटा दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। दूसरा, तरंग फलन की जो प्रॉपर्टी है, तरंग फलन एकल मानी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी उसका एक पॉइंट पे एक समय पर एक ही मान हो सकता है, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। परिमित फाइनाइट होना चाहिए, यह नहीं कि इसका मान अनंत हो, क्योंकि यह वहाँ पर उस बिंदु के रहने की प्रायिकता आयाम बताता है। तो यदि बिंदु है वहाँ पर तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, यह सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि किसी भी कण की पाए जाने की प्रायिकता एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं तो सतत रूप से हो सकती है, कंटिन्यूस होगी, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट फॉर्म में या अलग अलग बिंदुओं में टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कण के निकाय में पाए जाने की प्रायिकता को प्रायिकता घनत्व कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, और इसका मान होता है P इक्वल टू साई आर टी मॉडुलस स्क्वायर। साई आर टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साई स्टार साई। साई स्टार जो है वो साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, सम्मिश्र संयुग्मी है। यदि साई की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी है तो साई स्टार होगा ए माइनस आयोटा बी। इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो प्रायिकता घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ हम इसका यूज कर रहे हैं
प्रसामान्यकृत तरंग फलन के लिए संपूर्ण प्रायिकता एकांक होती है, यानी उस कण के पाए जाने की जो टोटल प्रायिकता है वो एकांक होती है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई, जैसे मान लो किसी बंदे की बात करते हैं तो यदि वो घर पे है तो कॉलेज में नहीं होगा, कॉलेज में है तो घर पे नहीं होगा। उसकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यदि वह है दुनिया में तो एक ही जगह हो सकता है, यानी उसकी जो प्रायिकता है संपूर्ण जगत में सब जगह पाई जाने की वो एक ही हो सकती है। मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन करें साई स्टार साई डी वी का, दैट इक्वल टू वी 1 एंड डी वी इज इक्वल कॉल्ड वॉल्यूम एलिमेंट, आयतन अल्पांश कहलाता है। इसी को यूज करते हुए यदि हम एक्स डायरेक्शन में बात करें केवल एक्स एक्सिस में, तो डी एक्स अंतराल में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो मॉडुलस है साई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और यदि आयतन के बारे में बात करते हैं डी वी में, तो ये हो जाएगा साई आर मॉडुलस स्क्वायर डी आर, या डी वी कह सकते हो इसको 3 डायमेंशनल में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स फॉर द क्वांटम स्टैटिक्स इज द ऑपरेटर, संकारक। निकाय के प्रत्येक प्रेक्षण योग्य राशि, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कोई भी हो जिसको हम प्रेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, कि संबंधित एक संकारक होता है। इसे ए राशि का संकारक कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए कैप से। यह एक तरीका है, एक नियम है रिप्रेजेंट करने का, जिसके द्वारा हम एक फलन से दूसरे फलन को चेंज किया जा सकता है। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, यानी पहले कोई फंक्शन था साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करने से ये कॉस एक्स में बदल गया। तो डी वाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो एक फंक्शन से दूसरे फलन में चेंज हो सकता है। इसी प्रकार जैसे अपने करते हैं y इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, तो जो y है वो x को बदल के आता है, स्क्वायर करके आता है। मीन्स एक फलन जो था उसका स्क्वायर करके y की वैल्यू मिलती है। अब जो फिजिक्स में मोस्टली जो क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं उनका कौन कौन से संकारक होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में स्थिति सदिश हम मोस्टली आर वेक्टर से लिखते हैं, इसका संकारक भी आर वेक्टर से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ किताबों में इसको आर केप भी कह देते हैं। इट इज नॉट ए यूनिट वेक्टर बट इट इज़ द ऑपरेटर। रेखिक संवेग पी वेक्टर को हम लिखते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वेक्टर, एच क्रॉस एच बाई 2 पाई, डेल इक्वल टू दैट इज 3 डायमेंशन में देखें तो आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस के केप डेल बाई डेल जेड। कोणीय संवेग की बात करते हैं तो J इक्वल टू या L इक्वल टू लिखते हैं अपन R क्रॉस P, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो R को यदि हम और P को सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो रिजल्ट मिलता है माइनस आयोटा H क्रॉस R वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो दैट इज हाफ mv स्क्वायर। यदि मोमेंटम के फॉर्मूले लिखें तो p स्क्वायर बाई 2m, p की वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर के फॉर्मूले से, सो हमें जो रिजल्ट मिलता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय द 2m। एंड दिस इज अगेन द इम्पॉर्टेंट, दैट इज टोटल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सब सम्मिलित हो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से इन नॉर्मल में। और इससे रिलेटेड जो ऑपरेटर आता है वो होता है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। मोस्टली कन्फ्यूजन होता है रेखीय संवेग में और टोटल एनर्जी में। रेखीय संवेग में जो ऑपरेटर आता है वो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वेक्टर है, वो विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल एक्स है, जिसको हम यदि मान लो एक्स में लिखें तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होता है। और जो एनर्जी आती है वो होती है प्लस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। मीन्स विद रेस्पेक्ट टू यदि टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और डेल बाई डेल एक्स यदि आता है इसमें तो ये रेखीय संवेग को रिप्रेजेंट करता है विथ नेगेटिव साइन। नेक्स्ट, कुछ संकारक हर्मिटी संकारक होते हैं, अगले साल इसको पढ़ेंगे डिटेल से। इनके जो नियम के पालन करता है कहते हैं उन ऑपरेटर्स को, जैसे ये आगे जो इंटीग्रेशन दे रखा है इस नियम की यदि पालना करता है तो ये हर्मिटी संकारक कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है।
एंड दैट इज इक्वल टू, दो ऑपरेटर हमने काम में लिए, दो वेव फंक्शंस काम में लिए, psi1 psi2, ऑपरेटर हमारा ए है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द psi1 स्टार ए psi2 डेल टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द ए psi1 का होल स्टार psi2 डेल टू। डेल टू यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं, डीवी भी लिख सकते हैं। ए हमारा ऑपरेटर है, psi1 psi2 हमारे वेव फंक्शंस है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, आइगन मान समीकरण। ए ऑपरेटर psi इक्वल टू स्मॉल ए psi, इस इक्वेशन को हम आइगन मान इक्वेशन कहते हैं, आइगन मान समीकरण कहते हैं। यह psi को आइगन फलन कहते हैं, ए कैप हमारा ऑपरेटर है और स्मॉल ए आइगन मान कहलाता है। इस वैल्यू में यदि हम कोई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरह से जो वैल्यूज आती है उसको हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। यदि कोई भी गणितीय चर है, मैथमेटिकली वेरिएबल है, ए का संकारक ए कैप है, यदि इसका औसत मान ज्ञात करें दी गई रेंज में तो हम इसको प्रत्याशा मान कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। So that is expectation value of the A equal to integration of psi star A cap psi d2 divided by psi star psi d2. Here d2 is the volume element and जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि यदि psi star psi d2 पर सामान्यकृत है वी फंक्शन psi हमारा तो ये 1 के बराबर होता है। सो कुछ किताबों में कुछ साइंटिस्ट कुछ ऑथर्स इसको नीचे से 1 लिख देते हैं तो उसको लिखने से मना कर देते हैं। वो लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द psi स्टार ए कैप psi डी टो। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, जिस पर क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी इक्वेशंस आती है, उसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर ने यह निकाला है, ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस जिस तरह से हम नॉर्मल मैकेनिक्स में F इक्वल टू एम एक टूल है, एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है, उसी तरह से पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये क्या है? दैट इज H ऑपरेटर psi इक्वल टू E psi। H ऑपरेटर यहाँ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं एंड दैट इज रिलेटेड विद द टोटल एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू H क्रॉस स्क्वायर बाय द 2m डेल स्क्वायर प्लस VR। ई को यदि हम लिखते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। सो जो हमारा इक्वेशन बन जाता है वो आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू एच साई। दीज आर द ऑल postulates फॉर द क्वांटम स्टैटिक्स। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अविभेद्यता, इनडिस्टिंक्शिबिलिटी। क्या चीज़ है ये? जैसे हम यदि बड़े बड़े कण काम में लेते हैं तो हम इनको आराम से विभेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। यदि बहुत छोटे कण हो तो हम इनको आपस में विभेद करना मुश्किल हो सकता है। इस गुण को हम अविभेद्यता कहते हैं। परिभाषा देखें, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार दो सर्वसम आइडेंटिकल कणों के तरंग फलनों में यदि कहीं पर भी ओवरलैपिंग होती हो, अतिव्यापन होता हो, तो ये अविभेद्य होंगे। यदि कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो जाता है, वेव फंक्शन दोनों आपस में कहीं मिल जाते हैं, जिसके दोनों के बीच में सुपरपोजिशन हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है, तो इन कणों को हम अविभेद्य कहते हैं। यानी उस बिंदु पर जहाँ पे ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, अविभेद्य हो जाते हैं। चिरसम्मत सांख्यिकी में कणों के गुण समान होने पर भी कण की अपनी अलग पहचान रहती है, क्योंकि प्रत्येक कण का एक निश्चित प्रपथ, जिसको हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं, एक पाथ होता है जो उसकी अवस्था को बताता है। अर्थात सीएम में कण विभेद्य होते हैं। कण समान है परंतु ट्रैजेक्टरी अलग अलग होती है। हर कण की एक अलग ट्रैजेक्टरी होती है, उसका पाथ है, उसका चलने का, उसका मूवमेंट का जो रास्ता बताता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इनको विभेद्य है। क्वांटम स्टैटिक्स अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण समान गुण होने के बावजूद भी उनके पथ का पता नहीं लगाया जा सकता। कैसे मूव करते हैं, क्या ट्रैजेक्टरी है, जिसके कारण यह कण अविभेद्य हो जाते हैं।
इंडिस्टिंक्शिबल हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेव फंक्शन एंड एक्सचेंज डीजनरेसी, तरंग फलन और विनिमय अपभ्रष्टता। क्वांटम सांख्यिकी में किसी भी भौतिक निकाय को एक तरंग फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे हम आगे पढ़ के आए हैं। माना कि निकाय में n कण हो, इनके मध्य यदि अन्योन्य क्रिया नहीं होती हो, कोई इंट्रैक्शन नहीं होता हो, तो हम लिख सकते हैं वेव फंक्शन साई ऑफ दी 1 2 3 ऑल लेटेस्ट अप टू द n। मतलब इन सब कणों का सामूहिक रूप से जो वेव फंक्शन होता है वो प्रत्येक कण के वेव फंक्शन के गुणनफल के बराबर होता है। दैट इज इक्वल टू साई 1 साई 2 साई 3 साई n, इन सब के मल्टीपल के बराबर होता है। यहाँ पे साई 1 2 साई n क्रमशः 1 2 3 n कणों के लिए तरंग फलन है। यदि निकाय में दो अविभेद्य कण हैं जिनको हम आपस में भेद नहीं कर सकते, तो प्रथम कण की अवस्था को A तथा दूसरी कण की अवस्था को B तथा तरंग फलनों को हम साई A1 साई B2 कहते हैं। यदि इन कणों की स्थिति को बदल दें, इंटरचेंज कर दें आपस में, यानी प्रथम कण को B में और द्वितीय कण को A में रखने पर जो प्रायिकता घनत्व P12 में कोई परिवर्तन नहीं होता। P ऑफ द फंक्शन ऑफ 1 2, यह 1 2 की जो प्रायिकता है, पहला 1 कण है, दूसरा 2 है, A में हमने 1 रखा है, B में 2 रखा है, तो यही प्रायिकता P21 के बराबर हो जाती है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस वन साई 1 2 इक्वल टू मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस साई 2 1। यहाँ पे साई 1 2 हो सकता है, जैसे हमने कहा कि पहला कण पहली स्थिति में A में रखा गया, दूसरा कण B में रखा गया, सो साई 1 2 इक्वल टू साई A1 साई B2। और यदि इंटरचेंज कर दें तो साई 2 1 इक्वल टू साई A का 2 एंड साई B 1 लिख सकते हैं, यानी A में हमारा दूसरा कण आ गया है और B में हमारा पहला कण आ गया है। और P1 2 या 2 1 को विनिमय संकारक कहता है, एक्सचेंज ऑपरेटर कहते हैं। यदि P1 2 इक्वल टू P2 1 हो तो हम कह सकते हैं कि यह सममित तरंग फलन है। जैसे पहली स्थिति कही हमने P1 2 साई S इक्वल टू साई S। यदि साई S को यदि इंटरचेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको सममित तरंग फलन कहते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। और यदि 1 2 का आपस में बदल दें, इनकी अवस्था परिवर्तन करते हैं, A को B में B को A में करते हैं, तो साई 1 2 साई A इक्वल टू माइनस साई A प्राप्त हो जाता है। यदि मान लो मतलब विपरीत अवस्था हो जाती है, तो इस तरंग फलन को साई A को असममित तरंग फलन कहते हैं, एसिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं। ये सममित नहीं है, बदलने पे इसका मान बदल जाता है। सममित तरंग फलन जैसे लिखा हमने कि यदि 1 से 2 और 2 से 1 हो, अर्थात साई 1 2 इक्वल टू साई 2 1 हो, कणों की स्थिति परिवर्तन के बावजूद भी तरंग फलन अपरिवर्तित हो, तो ऐसे तरंग फलन को हम सममित तरंग फलन कहते हैं। साई 1 2 साई S इक्वल टू साई S हो जाता है। अपोजिट ऑफ दिस वन प्रतिसम्मित तरंग फलन, यदि 1 को 2 से और 2 को 1 से करने पर स्थिति बदलने पर तरंग फलन बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, तो ऐसे तरंग फलन को हम प्रतिसम्मित तरंग फलन कहते हैं। जैसे हमने पहले डिटेल से किया, साई 1 2 साई A इक्वल टू माइनस साई A एसिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज डीजनरेसी, विनिमय अपभ्रष्टता। अविभेदता के कारण तरंग फलन साई 1 2 एवं साई 2 1 द्वारा समान ऊर्जा की अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए यदि मान लो 1 2 एंड 2 1 दोनों का वेव फंक्शन एक ही ऊर्जा अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात दोनों तरंग फलन समान ऊर्जा से संबंधित है, तो इस अवस्था को विनिमय अपभ्रष्टता कहते हैं। डीजनरेसी क्या होती है? वैसे कहते हैं एक ही ऊर्जा है, उसकी अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं अपभ्रष्टता, डीजनरेसी कहते हैं। और यहाँ जो अपभ्रष्टता आती है वो कणों को बदलने से प्राप्त होती है, 1 को 2 से और 2 को 1 से, इसलिए इसको हम एक्सचेंज डीजनरेसी कहते हैं।